दोस्तों नमस्कार। आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। आज का पहला आर्टिकल जो है वो है कि 2 कोबरा जवान सुकमा में मारे गए जब उनके ट्रक को आईईडी से टारगेट किया गया। किसने टारगेट किया? मॉइस्ट ने टारगेट किया। तो ये जो हुआ है जनरली हम लोग सुनते हैं इसके बारे में, तो ये असल में है क्या? ये जो है वो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का पार्ट है। जो अटैक करते हैं उनको हम लोग नक्सलाइट के नाम से भी जानते हैं। नक्सलाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ओरिजिन जो था वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबारी विलेज से हुआ था। नक्सलबारी विलेज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। यहीं से इनका स्टार्टिंग हुआ था 1967 में। इसको फाउंड करने वाले कौन थे? इसको फाउंड करने वाले थे मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इनिशियल लीडरशिप की अगर बात करें, स्टार्टिंग में कौन कौन इनको लीड कर रहे थे, इनके आंदोलन को लीड कर रहे थे, इनके सारे चीज़ों को, ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे, तो वो थे चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। ये तीनों लोग जो थे, इनिशियल लीडरशिप थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। अब अगर इनकी फिलॉसफी को देखोगे कि ये काम करते हैं तो किस बेसिस पे काम करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या रहता है, तो माओ जेडोंग जो हैं उनके प्रिंसिपल पे, इंस्पिरेशन पे इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी बेस्ड होती है। अब इनका एक्सटेंड जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि साउदर्न और ईस्टर्न रीजन तक भी बढ़ गया है, जिसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन सब को साथ में हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि रेड कॉरिडोर इन द गिवन ऑप्शन इज रिलेटेड टू, या रेड कॉरिडोर ऑफन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, 4-5 दे देगा उसमें ऑप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल हम देखने की कोशिश करते हैं। जो रेड कॉरिडोर है, वो रेड कॉरिडोर वाला एरिया जो है, ये यहाँ जितना दिखा रहा है ना, ये पूरा रेड कॉरिडोर में आता है। लेकिन क्या है, कुछ एक्सट्रीमली अफेक्टेड है, कुछ थोड़ा कम इफेक्टेड है ना। तो ये सब एरिया जो है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का साउदर्न वाला एरिया, आंध्रा का टॉप और तेलंगाना का टॉप, ये सब जो एरिया जो है ना, ये हाईली इफेक्टेड है। और बाकी वाला जो है, आंध्रा का मेनलैंड, मतलब आंध्रा का सेंट्रल रीजन और वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन, वो पार्शियली है, उसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का जन्म हुआ? व्हाट लेड टू द राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म? तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के राइज होने का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे पहला रीज़न है ट्राइबल डिससेटिस्फेक्शन। ट्राइबल लोगों की क्या होती है? जल जंगल ज़मीन बोलते हैं। उनको इस पे अगर किसी तरह की हानि हुई तो वो आंदोलन करेंगे। और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, उसके काफ़ी विरोध में थे ट्राइबल, जो कि अपना सारा रिसोर्सेज फॉरेस्ट से ही निकालते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। अब जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 का, तो उसमें उनको बार कर दिया गया कि आप नेशनल पार्क वगैरह में जाके आप अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो हमेशा से 500 साल, 1000 साल से सेम चीज़ें कर रहे हैं, अचानक से कैसे चेंज करेंगे एक सर्टेन एक्ट के बाद? तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों में डिसकंटेंट हो गया। फिर हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, और जो रूरल एरिया था वहाँ पे रोड्स नहीं बन पाए, वहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं हम लोग दे पाए, या टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए। जो पंचायत भवन है या गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, है ना, जो कि उत्थान का काम करते हैं, जो कि अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, वो ठीक ढंग से परकुलेट नहीं कर पाती है बहुत राज्यों में, बहुत जगहों में। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा देने में। ठीक है। फिर देखोगे तो जो भी इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और वो नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन करके अपना लाइवलीहुड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो मॉइस्ट इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, एमुनिशंस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं कि जाओ तुम सरकार से फाइट करो, गवर्नमेंट मशीनरी से फाइट करो, सिस्टम से फाइट करो। फिर इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें काफ़ी गैप्स हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन वो चीज़ पहुंचता नहीं है लास्ट माइल तक। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मूवमेंट है, नक्सलबारी मूवमेंट है, इसको फेज़ आउट करना या इसको ख़त्म करना, सरकार उसमें समझती है कि जितने
है ना, कितना वायलेंस हो रहा है उनके द्वारा, उससे ये जज होता है कि हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट में कितना कुछ अचीव किया। फिर देखोगे तो नक्सलिज़म को फाइट करने के लिए हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस उतना नहीं था। फिर क्या था कि उनका रीज़न जो था ना, जैसे वो आंध्रा में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब पुलिस उनका पीछा करती थी तो आंध्रा से भाग के ओडिशा में घुस गए, छत्तीसगढ़ में घुस गए। तो जो आंध्रा की पुलिस है जो इनको पकड़ना चाह रही है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा नहीं जाएगी। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में जॉइंट टीम्स बनने लगी, वैसी टीम्स बनने लगी जिनका अधिकार क्षेत्र जो है वो पूरे स्टेट्स में था, जहाँ भी वो ऑपरेट करेंगे वहाँ पे था। तो अब वो तो ऑपरेट करने लगे, लेकिन सरकार का इंटेलिजेंस इतना तगड़ा नहीं था कि इनके पूरे हाइडआउट्स को उजागर कर सके। फिर लोगों का भी अलग अलग अप्रोच होता है नक्सलिज्म को लेके कि नक्सलिज्म को कैसे ठीक किया जाए। कोई बोलते हैं सोशल इशू है, कोई बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई उसको भारी हाथ से हैमर से उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कोई लोग जो उसको बोलते हैं नहीं सॉफ्ट अप्रोच से सॉल्व करो। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है नक्सलिज्म एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा बन गया है। इसको लोकल सपोर्ट भी काफ़ी मिलता है लोगों को, है ना। इस वजह से ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है और इसको जड़ से उखाड़ फेंकना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वापस चलते हैं आज के इस पर। तो LWE के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देखी और सफिशेंटली जो एग्ज़ाम में लिखने लायक है वो इतना काफ़ी है, इतना लिखा जा सकता है। अब देखो क्या हुआ है कि 18 इंडियन फिशरमैन को इलीगल फिशिंग के लिए डिटेन कर लिया गया है। डिटेन किसने किया है? श्रीलंकन नेवी ने किया है। तो जनरली क्या होता है, इंडिया और श्रीलंका का जब भी रिलेशन का कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें एक पॉइंट जरूर लिखना, फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशू। फिर बाउंड्री जो है वो सही से तय नहीं है ना। जो बाउंड्री तय नहीं है उसके कारण क्या होता है, फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं या फिर श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स से। तो क्या होता है कि श्रीलंकन वाटर्स में वो अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक सोवरेन टेरिटरी हो जाती है। आप कमेंट में बॉक्स में ये बताएंगे कि जैसे हमारा ये एरिया है, यहाँ से समंदर स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो कितने किलोमीटर तक है। फिर इंटरनेशनल वाटर्स कहाँ तक पे आता है ना। इन दोनों में से सॉवरेन टेरिटरी कौन सी है हमारी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी BPSC में आ चुका है, इसलिए आप सजग रहें और इसको थोड़ा पढ़ लें। अभी लिथियम माइनिंग को लेके काफ़ी कुछ हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट है कोरबा डिस्ट्रिक्ट। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लिथियम माइनिंग स्टार्ट हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर रिसेंटली एक आतंकवादी घटना हुई थी, वहाँ पे भी लिथियम डिपॉजिट्स मिला है। लिथियम डिपॉजिट्स मिलने से अभी के टाइम पे इंडिया को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी लिथियम जो है इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है। और अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है, रिचार्जेबल बैटरीज की बात होती है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम का बहुत उपयोग होता है। फिर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें जो चिप्स होते हैं वो भी लिथियम से बने होते हैं और उनका भी उपयोग होता है लिथियम को बनाने में। इसके लिए क्या होता है, ये जो स्मार्टफोन और लैपटॉप है उसको बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बनाने में लिथियम का उपयोग होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया में लिथियम अवेलेबल है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कोरबा छत्तीसगढ़ वाला इलाका जो वहाँ 10 से 2000 ppm है, लेकिन जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसमें देखा गया कि 200 ppm है। तो कितना भी हो, ये तभी इकोनॉमिकल हो पाता है जब आपका उससे एक्सट्रैक्शन का प्राइस जो है उससे आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, मार्केट डिमांड ज़्यादा हो, तभी तो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो अदरवाइज़ उसको इतना एक्सपेंसिव तरीके से निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी काफ़ी कम है ना। तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में लिथियम को लेके। अभी इंडिया के लिए लिथियम डिपॉजिट इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिथियम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये लिखा जा सकता है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये यूज़ होता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन में, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप होते हैं। सप्लाई चेन जो पूरा मैकेनिज्म है, सप्लाई चेन ही डिपेंड करता है लिथियम बैटरीज पे, क्योंकि लिथियम की अवेलेबिलिटी अगर लोकल तौर पे हो जाएगी तो क्या होगा, हमको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क है वो
ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका, तो क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी वहीं राइज होना शुरू हो जाएगा। फिर देखो हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हम हर चीज़ में इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो उस डिसीजन मेकिंग में हमको रिसोर्स स्कार्सिटी नहीं होना है। रिसोर्स स्कार्सिटी हो गया तो कैसे हम अपने, है ना, किसी भी जियोपॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया तो अब यूक्रेन से हमको चिप के लिए सेमीकंडक्टर ही नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। फिर मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, तो उससे डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी वेरी होता है। लेकिन अगर हमारे अपने रिजर्व्स रहेंगे तो ये सब समस्या नहीं आएगी। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो अपनी हम पकड़ बनाना चाह रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब लिथियम जो एज एन एलिमेंट वो हमारे पास मिलता है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं बाद में। फिर अब अगर ग्लोबल और डोमेस्टिक लिथियम रिजर्व की बात करें तो ग्लोबल रिजर्व बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना में मिलता है, और डोमेस्टिक रिजर्व इंडिया में देखें तो बेसिकली जम्मू कश्मीर और कर्नाटका में मिलता है। फिलहाल जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में इसको फाइंड किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम डिपॉजिट्स इन इंडिया, कोरबा डिस्ट्रिक्ट एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट, सुकना, दंतेवाड़ा, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो कोरबा और रियासी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखो इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है और इसका नाम इन्होंने पुष्पक रखा है। पुष्पक जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसका क्या काम है समझो कि अभी क्या होता है, एक रॉकेट है ना, सपोज ये रॉकेट है, इस रॉकेट में हम लोग सैटेलाइट ऐसे ऐसे करके स्पेस में भेजते हैं। जब ये सैटेलाइट को डिप्लॉय कर देता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये वापस रिटर्न होता है अर्थ में और ये जाके किसी समंदर में गिर जाता है। फिर इस समंदर से इसको निकाला जाता है, नेवी हेल्प करती है इसमें। फिर इसको लाके इसको वापस से रिफर्बिश किया जाता है। लेकिन जब अगर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल हमारा आ जाएगा तो जैसे नासा भेजती है ना अपना स्पेस फ्लाइट, वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा डिप्लॉय करके और वापस आ जाएगा। अभी देखोगे तो स्पेस एक्स का रॉकेट कैसे है, उसको कभी वीडियो देखना, तो वो ऐसे ही जाता है स्ट्रेट, और स्ट्रेट आके ऐसे ही जाके नीचे क्लब हो जाता है और यहाँ पे पकड़ लेता है उसको बेस में। लेकिन इसमें क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली उड़ेगा और वापस हॉरिजॉन्टली ही लैंड करेगा जैसे फ्लाइट लैंड करता है। तो इससे हमारे इसरो की डिफरेंट मिशंस में बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हमको हर बार एक नए लॉन्च व्हीकल के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो लॉन्च व्हीकल वेस्ट नहीं होगा, वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा लॉन्च कॉस्ट कम होगा और हम कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे वर्ल्ड में। इसलिए इसका यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। जो भी आंसर्स होगा, स्पेस सेक्टर में रिसेंटली इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, तो उसमें RLV टेक्नोलॉजी के डिस्कशन किया जा सकता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जितने स्टेट्स हैं उनको कहा है कि अभी नए क्रिमिनल लॉज आने जो ऑलरेडी पास किए गए थे लोकसभा और राज्यसभा में, वो जब कानून बन के आ गया, लेकिन उसके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई से होना है, 1 जुलाई से होना है। एक सवाल पूछ सकता है कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट, ये कब से इफेक्टिव हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हुआ। ये सवाल पूछा जा सकता है। अब होम मिनिस्ट्री का ये काम है कि जो भी पुलिस महकमा है, जो भी पुलिस है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इन सब को इन नए न्यू लॉज जो हैं इस पे ट्रेन करना है, ताकि सिस्टम जो चले वो नए लॉ के हिसाब से चले, क्योंकि स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश का संबंध बहुत पुराना है, 1971 की लड़ाई से और भी ज़्यादा प्रगाढ़ है, क्योंकि भारत ने काफ़ी हेल्प किया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। अब क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश अपने कनेक्टिविटी को, अपने ट्रेड और डिफेंस लिंक को और इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी के लिए पार्टनरशिप पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। इसका रीज़न ये भी है कि अभी देखेंगे तो दिल्ली और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है पिछले 10 साल में, वो काफ़ी ठीक रहा है। धीरे धीरे जो उनकी लीडरशिप है दोनों कंट्रीज़ की, वो आपस में मिलके और अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं।
और इन दोनों कंट्रीज हैं, इनके बीच में रिलेशन इतने प्रगाढ़ हैं, इतने बढ़िया हो गए हैं कि अभी देखो इनको गोल्डन चैप्टर बोला जाता है, सोनाली अध्याय, गोल्डन चैप्टर बोला जाता है, गोल्डन चैप्टर बोला जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। और जो विज़न फॉर शेयर्ड फ्यूचर है और दोनों देशों ने साथ काम करने की जो इंटरेस्ट जताया है, उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है दोनों डिकेड का, दोनों कंट्रीज़ का लास्ट डिकेड में, वो ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप में कन्वर्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं हमको, गोल्डन चैप्टर, विज़न फॉर शेयर्ड फ्यूचर, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप टू ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप, है ना। तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप टू ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप। ये ट्रांजिशन इंडिया और बांग्लादेश अपने रिलेशंस में देख रहा है। अब दोनों देश की जो सरकारें हैं उनका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ फोकस एरियाज़ होते हैं। तो जो फोकस एरियाज़ हैं उनमें हम लोग देखेंगे तो कनेक्टिविटी कैसे इन्हांस करेंगे, जो भी वीज़ा रूल्स हैं उनको हम थोड़ा ट्वीक डाउन करेंगे, गुड्स की मूवमेंट की जो फ्री मूवमेंट है उसको इंश्योर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, यानी कि इंडिया से बांग्लादेश हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं हमारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो उससे क्या होता है कि दोनों देश के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी है वो बरकरार रहती है, दोनों के ग्रिड स्टेबल रहते हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ब्रिजेज़ हैं डिफरेंट तरह के, उन ब्रिजेज़ में ये सब सॉफ्ट पावर का काम करती है। और इसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश डिजिटल ब्रिजेज़ बनाने में भी, डिजिटल ब्रिजेज़ का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में या एक दूसरे से रिलेशन में, चाहे हम साथ मिलके हमने पोर्टल बना लिया कोई, है ना, साथ मिलकर हमने कोई एप्लीकेशन बना लिया, ऐसा सिस्टम बना लिया जो कि आईटी बेस्ड है, जो हमारे रिलेशंस को अपलिफ्ट करने का काम कर रहा है, वही डिजिटल ब्रिज वाला हो जाएगा। अब देखें तो बांग्लादेश इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर उभर के आया है और दिल्ली एंड ढाका नाउ प्रपोज टू कमेंस द लॉन्ग ओवरड्यू नेगोशिएशंस ऑन सेपा एग्रीमेंट, है ना। फिर देखोगे तो बांग्लादेश एक नेचुरल पार्टनर है इंडिया का, जो साउथ एशियन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ये इंडिया है। इस एरिया में जितने भी ट्रेड होते हैं, जितना भी इकोनॉमी होता है, इसके लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस रहता है इधर, ठीक है। तो जो इंडिया बांग्लादेश का इकोनॉमिक रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे क्या होगा, ये एक सॉलिड फाउंडेशन रखेगा जो ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट है इसके इंटीग्रेशन में, है ना। और बे ऑफ बंगाल रीजन, ईस्टर्न इंडियन ओशन जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारी सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। फिर देखोगे तो इंडिया और बांग्लादेश ने एक एम्बिशन जताया है टू मॉडर्नाइज द बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप, जो कॉमर्स और कनेक्टिविटी के कारण पीछे हो गया है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या होगा कि देयर विल बी वाइड रेंज कोलेब्रेशंस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द टू कंट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप एंड दिल्ली सपोर्ट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ढाकाज आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। ए सब्सटेंशियल बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप जो कि दोनों के बीच में स्टेबिलिटी का काम करती है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्टेबिलिटी है, जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, उसको बरकरार रखने में, उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस थे। अब कुछ इसके दोनों के बीच में चैलेंजेस भी होते हैं, है ना, चैलेंजेस भी होते हैं। तो चैलेंजेस क्या किस तरह के होते हैं, तो आप सुने होंगे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स बहुत आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, इलीगल माइग्रेंट्स। तो इलीगल माइग्रेंट्स या बॉर्डर क्रॉसिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। फिर क्या है कि बांग्लादेश थोड़ा बहुत चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा था, लेकिन अभी चूँकि कंट्रोल में है, लेकिन फिर सरकारें बदलती हैं तो चेंज उनका ओरिएंटेशन हो जाता है, तो उनको अपना परमानेंट पार्टनर बनाने की ज़रूरत है। फिर इंडो पैसिफिक रीजन में हमको अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा बना के रखना है, तो ये ज़रूरी है कि बांग्लादेश को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बना के रखें, तभी पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो एग्ज़ाम स्कैम काफ़ी हो रहा है इन दिनों, नीट का चल रहा है, यूजीसी नेट कैंसिल हो गया, फिर कल नीट पीजी था वो भी कैंसिल हो गया। तो इन सब में जो जताई जा रही है कि एग्ज़ाम स्कैम होता क्यों, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे समझने के लिए और हमारे
इंटरव्यू टाइप पर्पसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से पढ़ लेना, है ना। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये क्या कहता है कि आप पेपर लीक करके आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, लोगों की एस्पिरेशंस को आप फ्रूटफुल तरीके से, लोग उनको सच होते देखना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी एस्पिरेशंस कमज़ोर होने लगती हैं तो अपना सारा चीज़ लगा देते हैं उस एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए, और उसी में पेपर लीक वन ऑफ द पार्ट हो जाता है, जहाँ मनी पावर काफ़ी आगे बढ़ जाता है मेरिटोक्रेसी से। अब इन लोकसभा में आज ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही है। आज जो लोकसभा है, अभी कौन सा लोकसभा है, 18th लोकसभा है। इसके प्रोटेम स्पीकर किनको चुना गया है? प्रोटेम स्पीकर जो हैं ये हैं भर्तृहरि महताब, है ना। ये क्या करेंगे? ओथ और अफर्मेशन दिलाएंगे। ये ओथ दिलाएंगे, उसके बाद जो एमपीज ओथ लेने के बाद लेजिस्लेचर का पार्ट हो गए, अब वो एक स्पीकर अपने आप से इलेक्ट करेंगे। तो आप बोलोगे कि ऑलरेडी तो ओथ हो चुका है, फिर क्या ओथ हो रहा है? तो वो जो ओथ हुआ था, याद करो, वो ओथ किसका था? कैबिनेट मिनिस्टर्स का था। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। सरकार चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए। एग्जीक्यूटिव का गठन हो गया। अब लेजिस्लेचर में ये सारे मेंबर्स हैं। इंडिया की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक कॉन्ग्रुएंस है, एक मिक्स एंड मैच है। जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। बहुत जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंडिया में एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्होंने शपथ तो ले लिया, लेकिन अब एज ए लेजिस्लेचर वो शपथ ले रहे हैं लोकसभा में आज। अब बोलोगे राज्यसभा क्यों नहीं हुआ? तो राज्यसभा आपको अब पता है कि ये परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। उसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं, फिर उनको नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। तो एमपी का जो टर्म है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उनका टर्म कब शुरू होता है? तो उनका टर्म, अगर वो सपोज इलेक्ट हो गए, 4 जून को इलेक्ट हो गए ना, तो जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया, यानी अराउंड 17 मार्च के अराउंड जारी किया था, है ना, 15 मार्च को अराउंड किया था, तो वो 15 मार्च के अराउंड जो किया था जारी, तभी से इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इनको माना जाता है कि ये तभी से एज एन एमपी हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो। वहीं अगर जीतने के बाद ये अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो क्या होता है, इनको स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर फिर एमपी से बाहर कर देते हैं, एमपी से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ये, ठीक है। अब एमपी का पार्लियामेंट्री ओथ जो है सिग्निफिकेंट क्यों है? अब बताओ, जो एमपी का पार्लियामेंट्री ओथ है वो कौन से शेड्यूल में है? वो जो है वो 3rd शेड्यूल में है ना। इससे अलावा हमारे लिए इसमें जानने की ज़रूरत कोई चीज़ नहीं है। कैसे ओथ लेते हैं, जेल वाले ओथ ले सकते हैं, कैसा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फैक्ट है वो देखना है इसमें। अब देखो, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी डिफेंस पैक्ट हो रहा है। रीज़न क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है, इसको स्टार्टिंग से जो उस समय यूएसएसआर था और चाइना, इन दोनों जो कंट्रीज़ थे, ये दोनों कम्युनिस्ट नेशंस थे। बाकी जो कैपिटलिस्ट नेशन थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जितनी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे, उनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया पर नहीं हो पाया, और इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने साउथ कोरिया को फंडिंग कर रहे हैं। तो जो यूएसएसआर चाइना है, इनकी नज़दीकी नॉर्थ कोरिया से है और साउथ कोरिया से वेस्टर्न कंट्रीज़ की है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की क्या हैबिट है कि वो उदंड टाइप काम करता है ना। कभी न्यूक्लियर चला दिया, कभी न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी, और उनका गवर्नेंस जो हमेशा क्वेश्चन में रहता है। एक उसको क्लोज जेल माना जाता है पूरी कंट्री को। तो अभी रशिया का नॉर्थ कोरिया से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। रीज़न भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे ही अफ़गानिस्तान से निकलती है तो क्या होता है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान से निकली तो इनका जो डिफेंस का पूरा सेक्टर है वो कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि सप्लाईज तो वहीं पे थी। अब ये नया फ्रंट ढूंढने लगे, तो अब ये सपोर्ट करने लगे यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट में, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। रिसेंटली इसराइल वाले कांड में भी यूएसए इंटरेस्ट लेने लगा, क्योंकि इसराइल में उन यूएसए की जो डिफेंस लॉबी है उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है सरकारी पॉलिसीज़ पे। इस वजह से यूक्रेन में वो इंडल्ज होना शुरू हो गए, फिर इसराइल में इंडल्ज होना शुरू हो गए। अब रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि रशिया अपने पुराने अलाइज को फिर से रिन्यूक्रेट करना चाहता है। इंडिया क्या कर रही है उसमें, इंडिया जो है एब्सटेन करके उनके अगेंस्ट कोई भी चलता है अभियोग तो उसको रोक देती है। लेकिन उनको और वर्ल्ड लेवल में और भी सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो वो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट ले रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक
यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा। मतलब ये एक ओपन फ्रंट वाली स्थिति है कि आप अगर उधर ये करेंगे तो हम भी यहाँ पे मोर्चा संभाले रहेंगे। तो यही आर्टिकल इससे रिलेटेड है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत का नहीं, एक बार पढ़ लेना। अभी साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी कंट्री के साथ टाई अप हो रहा है, तो वो है एस्टोनिया। तो अब साइबर सिक्योरिटी हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम है जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 का, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी से ऑलरेडी क्वेश्चन भी आया है, तो इसका एग्जांपल लिखा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया ने भी पार्टनरशिप की है। अब क्या क्या उसके अंदर डिटेल है वो इस आर्टिकल में दिया हुआ, इसको पढ़ लेना, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।